हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतवर्ष के जाने माने वकील हरीश साहब। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा आप दुखी नहीं होंगे आज कि आपके साथ धोखा हो गया? कल था दुखी, आज तो कोई और काम कर रहे थे। आज काम पर दुख बहुत हुआ मुझे, क्योंकि आप जैसा वकील के साथ अगर जो वादा किया है तो वादा के खिलाफ विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात हो गया ना। बिल्कुल। आपको लगता नहीं कि अब हाइंडसाइट में कि ये इस तरह का केस नहीं लेना चाहिए था? देखिए, एक सरकार है, इतने बड़े देश की सरकार है और सबसे ऊंचे स्तर की उनके जो लीडरशिप है वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आते हैं आपको। मेरे पास, मैंने ये उसमें भी लिखा था मेरे प्रेस रिलीज में, जो एफिडेविट आया है उसमें साफ लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के, उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर पिछले जो थे उनके ऑफिस के ये कमेंट्स हैं। उससे ऊपर से क्या इंस्ट्रक्शन आएगा? और जब एक इतनी बड़ी सरकार एक जबान दे रही है तो हमारी मित्र है वो, तो उस पर भरोसा करना और इस किस्म के फिर बात बदलना, ये आप जैसे वकील जो मशहूर हैं, आप ऑनेस्टी के लिए मशहूर हैं, लड़ाई के लिए मशहूर हैं, सोशल कॉजेज के लिए मशहूर हैं आप, तो उसमें ये लगता है कि विदेशी देश हैं जब देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए खड़ा होना आगे से आप सोचेंगे ना इस बारे में? देखिए, जो लड़ाई थी, और ये मैं मानता हूँ जो मेरू है वो तो अब साइड ट्रैक हो गया। जोन में हम लोग ये अपने बेचारे मछुआरों को ट्रेनिंग नहीं देते, ये बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए चले जाते हैं। दूसरा, अच्छा, ये जो एरिया है हमारा, ये हाई पायरेसी एरिया है। इस एरिया में बेचारी हमारी छोटी बोट जा रही है, बड़े यहाँ से आर्म्ड वेसल्स आ रहे हैं, तो इस किस्म की जो एक चीज़ हो गई वहाँ, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक बहुत इसमें कानूनी दांवपेच है, तो वो एक बड़ा जरूरी था। तो आपने कहीं कहा कि लीगली वो, एक चीज बताऊं, ये पहली बार मुझे तो इतना गर्व था कि एक दूसरी देश की सरकार अपनी सॉवरेनिटी छोड़ के हमारे सुप्रीम कोर्ट में आई कि हमको तुम्हारे पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि यहाँ जस्टिस मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा किया ना, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ भी धोखा हुआ है। पर आपको वैसे लगता है ऑन लीगल ग्राउंड्स के अंदर उनका केस स्ट्रांग था इसलिए आपने लिया था? ये देश के खिलाफ लड़ाई नहीं थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे देश का नाम ऊंचा, हमारे देश का कितना नाम ऊंचा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया केरला से ट्रायल। कितना पब्लिक सेंटिमेंट था केरला में, और वहां से हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा नहीं ये गलत है कानून में। अरे हमारे देश का नाम रोशन हो गया कि देखो हमारा कोर्ट सेंटिमेंट पे नहीं जाता, कानून पे जाता है, संविधान पे जाता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट साहब धोखा कर लिया, धोखाधड़ी कर दी सुप्रीम कोर्ट के साथ, अब वो भरेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग कहते हैं कि उनके साथ सुप्रीम के साथ धोखा करके, तो एक जो इम्यूनिटी की बात होती है कि ये एम्बेसडर को इम्यूनिटी है, ये मेरी जो करना कर लीजिए। अब मैं उनका वकील तो रहा नहीं, तो मैं आपको अपनी निजी ओपिनियन दे सकता हूँ। हाँ। इम्यूनिटी का मतलब, मेरी जो कानून की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है उसमें इम्यूनिटी का मतलब ये कि एक जो सॉवरेन होती है वो दूसरे सॉवरेन से अलग हटके होती है। कोर्ट भी आपका एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन है, तो इटली कह सकती है कि भाई देखिए मेरे ऊपर आपका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जेनीवा कन्वेंशन, जैसे हमारे जो राजदूत वहां हैं उनके इटालियन कोर्ट्स का उनके ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं। पर अगर इटालियन सरकार आपके पास आई, आपके कोर्ट में आई, वहां याचिका डाली आर्टिकल 32 में कि भाई मैं आपके सामने आई हूं, मुझे ये आप रिलीफ दे, गैर संवैधानिक चीज हो रही है, और आपके कोर्ट ने एंटरटेन किया है, फिर एक क्यों दी भाई अंडरटेकिंग? अगर आपको मेरे ऊपर हक नहीं बनता तो मैं आपके सामने हाथ क्यों जोड़ रहा हूं? हाथ जोड़ा है ना मैंने, पहले तो आपका हक माना है ना। अगर अब आपका हक माना, अब जब मैंने चीज लेके भाग गया मैं, फिर मैं कहूँ आपका मेरे ऊपर हक नहीं बनता, ये मेरे दिमाग में नहीं बात बैठती। तो आपको लगता है ना इनके ऊपर उन्होंने सरेंडर कर दिया अपनी सॉवरेनिटी, बिल्कुल, उसके बाद वो वेवर दे दिया। कोई भी इम्यूनिटी आपके प्रोटेक्शन के लिए होती है ना, आप वेव कर सकते हो। तो उन्होंने जो अब एम्बेसडर से बाउंड है जुडिशरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा निजी व्यू यह है कि बाउंड है, बाउंड है। अगर बिल्कुल उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के सही किया कि उन्होंने जो किया कि नहीं जाना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें गलती गवर्नमेंट की थी जिस तरह से मैसअप हुआ, या गवर्नमेंट की थी, इटालियन गवर्नमेंट ने मिसयूज किया ट्रस्ट का हमारे यहाँ? नहीं, मैं ये कहूंगा हमने सब ने मिलकर इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था आपको लगता है? अब हाइंडसाइट को आपको भी नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल आपसे भी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं करना चाहिए था, मेरे को भी नहीं करना चाहिए था, हमको किसी को नहीं करना चाहिए था। इसके मुझे अब ऑप्शन क्या है? इसलिए मैं ये कहता हूं, मैंने कल दूसरे चैनल पे भी प्रभु ये कहा कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा सेटबैक है।
ये कितना अच्छा होता कि देश अगर ऐसे एक दूसरे के कोर्ट्स में जाके इस किस्म का फेथ रखें एक दूसरे में। ये आपने कह दिया कि भैया फेथ नहीं रखना किसी पे, हम आपसे धोखे में रिलीफ लेके चले जाएंगे, उसके बाद आपको हम बेवकूफ बनाएंगे, एक दिखा देंगे, आप बेवकूफ बनाएंगे, चित भी मेरी पट भी मेरी, जित भी मेरी पट भी मेरी। अब रास्ता क्या है? हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थप्पड़ मार दिया उन्होंने, तो हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर थप्पड़ मार दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। और आप जैसे वकील का नाम खामखा कंट्रोवर्सी में आ गया। देखिए मैम, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा पर्सनल सवाल है, मेरी एंग्विश है, मैंने कह दिया मैं ये केस नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने क्लाइंट की तरफ से अंडरटेकिंग दी सुप्रीम कोर्ट, वो अंडरटेकिंग अब इन्फोर्स हो रही है। जैसे क्रिमिनल केस जस्टिस में होता है, अगर जमानत से उसका भाग जाए तो पकड़ तो उसको लेते हैं, इसमें भी आपको लगता है एम्बेसडर बिठा देते? आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसका एक प्रूफ होगा कि किया क्या तुमने, क्यों नहीं आ रहे। ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग अगर एस्टैब्लिश होगी तो अंडरटेकिंग क्या थी एक्चुअली? अंडरटेकिंग ये थी, आपने दी थी, उन्होंने कहा, एम्बेसडर की अंडरटेकिंग ये थी क्लियर लैंग्वेज में कि मैं इटालियन सरकार की तरफ से ये अंडरटेकिंग देता हूं, थ्रू आउट उनके विजिट निगरानी में रहेंगे, हमारे सुपरविजन में रहेंगे, और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि उनको वापस लेके आएंगे। और आप राजदूत हैं, आपने ये सुप्रीम कोर्ट को कहा है, अगर आज आप पलट रहे हैं तो अब ये नहीं कह सकते कि जी वो मेरी सरकार ने किया है, हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। नहीं, अब इसका नेक्स्ट स्टेप यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट की इन्फोर्स करो अपनी जो कमिटमेंट दी है, उसके बाद उनके ऊपर अरेस्ट है ना, आपको लगता है? बिल्कुल, कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है आर्टिकल 129 में पनिशमेंट देने की, और पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट भी एक पनिशमेंट है। तो आपको लगता नहीं कि एज ए वकील कल को आपके इस तरह से कई क्रिमिनल होते रहते हैं? आपने ठीक कहा कि इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन लॉ डेवलप हो रहा था, जो उसका सेटबैक पहुंचा, ऐसे कई जगह हमारे लोग भी क्राइम करते हैं, दूसरे देशों में जाकर के जादूत पकड़े जा सकते हैं, कुछ हो सकता है, इसमें कभी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करेगा। तो वही हो गया ना, सबसे बड़ा मुझे दुख ये है, ठीक है हमको तो 2 दिन रो लेंगे, हम आगे निकल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बैठ जाएगा, पर एक लार्जर पिक्चर में आप देखो, आज एक इसका क्या मतलब है कि कोई एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते, हम क्या कोऑपरेशन करेंगे? आप कॉमन पायरेसी एरिया है, भगवान ने जो बनाया है हमारे दुनिया को, तो दरिया तो कॉमन है हमारा सबका, साथ में मिलकर काम करना है। इस तरीके से एक दूसरे को अगर हम चतुराई दिखाएंगे तो फिर साथ में कैसे मिलकर काम करेंगे? ये तो सोमालियन हंस रहे होंगे आज सोमालियन हंस रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, आपस में ही लड़ने दो, उनको एक दूसरे को मारने दो, हम जाके दूसरों को चुराएंगे। पर आपके मैंने स्टेटमेंट क्यों देखी, उसमें ये लगता है कि ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि लीगली उनका केस स्ट्रांग था, इसलिए आपने लिया था। लीगली उनका केस मुझे आज भी लगता है स्ट्रांग है, पार्टली तो हमारी सक्सेस हुई सुप्रीम कोर्ट में, केरला वॉश हो गया, केरला का जुरिस्डिक्शन क्वाश हो गया, सुप्रीम कोर्ट यून क्लॉज 100 अप्लाई करेगा। अब वो ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अप्लाई करेगा तो आप छोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं तुम जाके ये ट्रायल कोर्ट में दिखाओ, तो उन्होंने ट्रायल वहां से बाहर कर दी केरला से। अब वो ट्रायल कोर्ट में हम दिखा देते, जो भी कोर्ट से यूनियन गवर्नमेंट बनाता, कानून बनाता, जैसे भी करता, कोर्ट बनाता, उसमें जाके मैंने उनको कहा था हाँ मैं आऊंगा, जरूर पेश होऊंगा तुम्हारे मरीज के लिए। इटालियंस को ये स्पेशल कंसेशन केस दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं, ये बिल्कुल तो होता ही है, ये बिल्कुल लॉफुल नहीं, ट्रांसफर नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, ये बहुत जरूरी बात है। केरला का कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में उस एरिया में कंटिग्यूअस जोन में जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, कोई स्टेट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, यूनियन का बनता है। तो यूनियन कहीं भी उससे चला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था। ये अभी सेल्स टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी आ रहा है कि एक स्टेट है, स्टेट का जो पानी है, एक तो है 12 मील, तो 12 मील तक आपका जुरिस्डिक्शन है क्या, स्टेट का है कि यूनियन का है, जहां आप पानी में उतरे। अच्छा, पानी में 12 मील से आगे, जैसे ये एडमिटेड था, जिसको कहते हैं कंटिग्यूअस जोन, ये 12 मील से आगे, 12 मील से आगे, हाँ, तो किस स्टेट गवर्नमेंट का बनता है? तो यूनियन ने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्टेट हमारा एजेंट है सुप्रीम। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इशू था। तो अब केरला से ट्रांसफर नहीं किया, पर केरला के बाहर होगा, केरला को क्वॉश कर दिया कि केरला को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था। एफआईआर ठीक है, एफआईआर तो कोई भी नोट कर सकता है, तो अब वो एफआईआर ट्रांसफर होगा स्पेशल कोर्ट में, उसकी एक अलग चार्जशीट यूनियन फोर्स बनाएगी। क्लियर दर्शकों के लिए जरूरी कि ये केस अगर चलता तो सरकार, भारतीय केरल सरकार तो बाहर हो गई। ये किस स्टेट में बनाते, वो तो किसी न किसी स्टेट में तो बना ही देते, पर यूनियन सरकार जो है, केंद्रीय सरकार को अब इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना पड़ता कि उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सीबीआई को देते, एनआईए को देते, जो भी होगा, वो फिर एक चार्जशीट फाइल करते। इन्वेस्टिगेशन पहले वाली सब खत्म, हाँ वो तो खत्म हो गई, क्योंकि केरला पुलिस ने की, केरला पुलिस ने, उनको तो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो अब कोई केंद्रीय पुलिस चार्जशीट फाइल करती, फिर उसमें जाके डिफेंस होता। अच्छा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट बनाई, बड़ी अच्छी बैलेंस जजमेंट बनाई थी कि आप ऐसा करिए, आप पहले तो जाके इसको जुरिस्डिक्शन, तो आप जो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं कि ये कॉन्टिग्यूअस जोन में पायरेसी के लिए था, आप जाके कोर्ट में प्रूव करिए। तो
इटालियंस आते, वो एविडेंस में जाते, विटनेस बॉक्स में जाते, भारतीय वकील उनको, भारत देश के वकील उनको, पर सुप्रीम आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे देश में अभी भी कानून चलता है, बिल्कुल चलता ये है, प्रूव करने के लिए इतनी और इटालियन ने प्रूव कर दिया वो किसी कानून को मानते नहीं। इटालियन ने ये प्रूव कर दिया कि जहां तक तुम्हारा कानून हमको सूट करता है वो लेंगे, और जिस दिन करता है ठेका दिखाएंगे तुमको। तो अब ये हमारे देश में ये मोरालिटी नहीं चलेगी। पर इस तरह के एग्जाम्पल के बाद जो है, जो सॉलिसिटर जनरल भी इंडिया के रहे हैं, इसके बाद इस तरह के इश्यू को कैसे डील करना चाहिए, मैं पूछूंगा इसके बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत कर रहे हैं जाने माने वकील हरीश साल्वे से। एक बात सच सच बताइए, इनको वापस कैसे लाएंगे आपने? एक सुप्रीम कोर्ट के हमारी इज्जत का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है। इनको वापस लाने से बड़ी बात यह है, हमारी इज्जत जो है, ये राजदूत ने जो अंडरटेकिंग दी है इसको इन्फोर्स कराएंगे। ये मेरी पर्सनल राय ये है इसमें, ये जो एक्सपेल करने की बात है ये गलत है। एक्सपेल यानी ये तो अच्छा है, भाग जाओ, यहाँ पोस्ट हो जाएगा, वो जाकर 2 महीने बाद दूसरा आदमी आ जाएगा, वो कहेगा जी मैंने तो अंडरटेकिंग नहीं दी थी। पर उनको वापस लाने का तरीका आपके हिसाब से क्या तरीका, लीगल तरीका? अब ऐसा है, पॉलिटिकल क्या है, लीगल क्या है? रोमन्स के साथ, एज इन रोम बिहेव लाइक द रोमन्स, तो उनके आदमी को धर के आप रख लो। वो अब मैं इससे हट के थोड़ी बात करता हूँ। अब नई चीजें जो आई हैं, लॉ, आप इतने बड़े लॉ ऑफिसर रहे हैं, रेप लॉ की थोड़ा सवाल पूछता हूँ। अभी देखा होगा आपने, कैबिनेट मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है कि जो कंसेंट की एज है वो 18 से 16 कर दी जाए, पर शादी की उम्र 18 है। तो कॉन्ट्रडिक्शन ही है। मेरे को इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं, मेरे को ये पूरे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, ये बहुत गलत लग रही है। ये बड़े सेंसिटिव डिसीजंस हैं, इसमें सोशियोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेके कंसिडर करके आराम से बैठ के कानून बनाना चाहिए। वर्मा कमेटी एक कमेटी थी जिसमें जूरिस्ट थे। आप और मैं प्रभु नहीं डिसाइड कर सकते राइट एज क्या है, करेक्ट, ये सोशियोलॉजिस्ट को डिसाइड करना चाहिए। लोग जो ये समझते हैं, अब उस दिन मैं एक पैनल पे था, एक लेडी थी, प्रिंसिपल थी, वो कह रही थी क्या कर दिया भाई आपने, अब मैं बच्चों को, आप सिग्नल पार्लियामेंट से दे रहे 16 साल के बाद, ठीक है, और बच्चे 18 साल में रहते हैं, आज 12th क्लास, तो आप मेरे क्या 10th क्लास के बाद के बच्चे को मैं बोलूंगी तू क्या कर रहा है, तो कहेगी मैडम पार्लियामेंट ने हमको हक दिया। ये अब आपको ये बात सूझेगी, प्रिंसिपल है उसको ये बात सूझ रही है, क्योंकि वो ये प्रॉब्लम, तो शादी की जब 18 है तो शादी की उम्र 18 है, कंसेंट की 16 कर दिया आपने, तो ये तो एडहॉकिज्म लग रहा है। अगर सॉलिसिटर जनरल आप होते, लॉ ऑफिसर होते, आप तो इसके ऊपर अप्रूवल नहीं देते। मैं तो भाई अपनी ऑब्जेक्शन लगा ही देता इस पे। मेरे हिसाब से आपने गलत सॉल्यूशन निकाला है। डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब यह है कि आप ऑफेंस रखिए पर इसकी पनिशमेंट मत रखिए, इसको प्रोबेशन पे रखिए, इसके दूसरे सॉल्यूशन निकालिए। तो काम गलत है, हर गलत काम के लिए जेल की सजा नहीं होती, हर गलत काम के लिए हथकड़ी नहीं पहनाई जाती। आप 16 से 18 के लिए एक अलग स्टेटस बनाइए कि भाई ये इलीगल है, पर अगर कंसेंट होगी तो कंसेंट तो नहीं मानी जाएगी, पर वो बच्चे को किस किस्म की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, कम्युनिटी सर्विस, कितने तरीके होते हैं एक बच्चे को, एक जो बच्चा भटक जाए उसको सही रास्ते पे लाने को। तो ये जो लोगों का आर्गुमेंट है कि अरे भाई 17 साल के बच्चे ने ऐसा कर दिया तो उसको जेल में डाल दोगे, जेल में मत डालो आप, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि उम्र 16 साल कर दो। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट हो रहा है, चाहे इटालियन इशू के ऊपर हो, चाहे रेप लॉ के ऊपर हो? मेरे को तो ये रेप लॉ में तो 2 wrongs don't make a right, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। दूसरा एक कंट्रोल चल रही है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। एक बार होता है कांग्रेस वाले या बाकी यूपी के लोग आजकल बहुत बोलते हैं कि ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी कपिल सिब्बल ने भी कुछ कहा था, आपको क्या लगता है कि थोड़ा ज्यादा परेशान है या सच्चाई है? नहीं, इसमें सिब्बल साहब फरमाना है कि जजेस ज्यादा भर रहे हैं, तो आप इतने सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हो, आप एक सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स आप समझते हो, तो ये कहते हैं ना नेचर अबोर्स अ वैक्यूम, कोई खाली जगह नहीं बचती। तो आप गवर्नेंस में जो स्पेस वेकेट कर रहे हो, कोई ना कोई तो भरेगा ही उसको। अब अगर आप सरकार, मिसेस गांधी थी ना, सरकार चलाती थी, तब भी जजेस तगड़े थे, घुसते थे कोई जगह में, जगह ही नहीं छोड़ती थी किसी के लिए। अब आप इतनी जगह छोड़ रहे हो। दूसरी, आप मेरे को एक चीज बताओ, 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, आपके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा कि साहब मेरी वहां फौजें खड़ी हैं आपके ऑर्डर्स के लिए। तब जुडिशियल ओवररीच नहीं हुआ। फौज डिप्लॉय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आर्म्स यूज करने चाहिए कि सिर्फ डंडे यूज करने चाहिए, ये किसका फैसला है? एग्जीक्यूटिव। ये जस्टिस वेंकट चला है, वो कह रहा है कि साहब हमने फौज तैनात किया, बोलिए क्या करें। तब जुडिशियल ओवररीच नहीं होता। हर पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल फैसले में आप इन जजेस के पीछे छुप जाओ। जुडिशियल एक्टिविज्म इट इज बिकॉज़ ऑफ की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट नहीं करी जिस स्टेट में, क्योंकि आप कंट्रोवर्शियल, पानी का झगड़ा होता है 2 स्टेट्स में, जाके फट सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हो। जो 2 स्टेट्स में बाउंड्री का डिस्प्यूट होता है, महाराष्ट्र और केरला में, उधर कर्नाटका में जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाओ।
आज किसी केस में सुप्रीम कोर्ट में परेशान है जजेस, यूनियन गवर्नमेंट स्टैंड लेने को तैयार नहीं पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल केसेस में। अब वो भी जजेस हैं, वो देखते हैं, तो वहां जब वो आपको जब सूट करता है तो जुडिशियल रीच है, और जब आपको सूट नहीं करता तो ओवर रीच हो गए। पर ये जो एक सिस्टम है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी, उसके लिए कोलिजियम बनना चाहिए, चेंज होना चाहिए, थोड़ा अकाउंटेबिलिटी पब्लिक का भी बिल्कुल अपॉइंटमेंट चेंज होना चाहिए ना। बिल्कुल चेंज होना चाहिए। ये बिल्कुल चल नहीं रहा है सिस्टम, और कंट्रोवर्शियल हो गया है। दूसरी बात यह है, मेरे को एक कोर्ट के लिए बहुत फिक्र है कि कल कोर्ट कंट्रोवर्सी में ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट की आज एक क्रेडिबिलिटी है जो सुप्रीम, हमारे लोग अभी भी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एंड इट शुड बी अबव कंट्रोवर्सी। कल अब आप मुझे बताइए, एक 3 जजेस आए हैं, अब कॉरिडोर में गॉसिप हो गया कि जी ये इसलिए नहीं आए क्योंकि ये चीफ को पसंद नहीं थे, वो इसलिए नहीं आए उसको पसंद नहीं थे। ये क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? मैं ये मानता हूं, मैं तो मानता हूं जजेस जब तक टिल प्रूव्ड रॉन्ग दे आर राइट। जितनी हमारी इंस्टीट्यूशन है ना, सबके ऊपर कुछ ना कुछ शक। तो इंस्टीट्यूशनल गलत है ये, कि आप 5 लोग क्वाइटली बैठ के फैसला कर दोगे, ये गलत है। सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कमेटी बनाओ, कॉलेजियम बनाओ, उसमें क्यों हम, अगर हमारा देश चला सकते हैं प्रधानमंत्री जी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनको चेक में रख सकते हैं, तो ये में नहीं ले, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको कॉलेजियम में नहीं ले सकते आप। 3-4 इंडिपेंडेंट लोग ये जो जॉइंटली अपॉइंट नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को से नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी की मौत का आपका फैसला आपके हाथ में, हम भी तो देखें कौन आ रहे हैं आगे। चलिए, आज हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।